सोचिए जरा कैसी होगी वो दुनिया जहां बड़े बड़े मॉन्स्टर्स छिपकर इंसानों के बीच ही रह रहे हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एप्पल टीवी पर रिलीज हुई मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीरीज को। इस वीडियो में मैं सीजन 1 के शुरुआत 5 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो याद करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। कहानी शुरू होती है 1973 के समय से और हम स्कल आइलैंड नाम की एक जगह को देखते हैं जहां कुछ सोल्जर्स और साइंटिस्ट आते हैं। लेकिन तभी किंग कॉन्ग उन पर हमला कर देता है। एक साइंटिस्ट बिल अपना मैसेज रिकॉर्ड करता है और बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ से जिंदा निकल पाएगा या नहीं, लेकिन वो भविष्य के लिए कुछ छोड़ सकता है, एक लेगेसी, एक विरासत जिसे सब समझेंगे। वो कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। तभी अचानक आवाज आती है और बिल डर कर भागने लगता है। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा होता है, एक विशाल स्पाइडर। भागते भागते बिल समंदर किनारे पहुंच जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और अपने बैग से एक छोटा सा पाउच निकालकर पानी में फेंक देता है। जैसे ही स्पाइडर उस पर हमला करने वाला था, अचानक सामने से एक चट्टान खड़ी हो जाती है। लेकिन वो चट्टान असल में एक बहुत बड़ा केकड़ा था जो उस स्पाइडर से लड़ने लगता है। बिल खुद को बचाने की कोशिश करता है और आखिर में दोनों मॉन्स्टर्स लड़ते लड़ते पानी में गिर जाते हैं। तभी बिल पानी में अपने उस छोटे बैग को तैरते हुए देखता है जिस पर मोनार्क कंपनी का लोगो बना होता है। अब कहानी 1973 से सीधे 2013 में पहुंचती है। जापान के समंदर किनारे कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उनकी भरी हुई जाल में उन्हें वही मोनार्क वाला बैग मिल जाता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह है क्या। वो उसे साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम एक फ्लाइट में केट नाम की जापानीज लड़की को देखते हैं। प्लेन टोक्यो पहुंचता है और लैंड भी कर जाता है। जैसे ही केट उठने लगती है, उसके बगल वाला बैठा आदमी उसे रोकता है और कहता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तभी दो लोग हैजमेट सूट पहनकर प्लेन को डिसइंफेक्ट करने लगते हैं। वही बगल वाला आदमी बोलता है कि ये सब बस दिखावा है, जैसे कि ये कीड़े मारने वाली दवा मॉन्स्टर अटैक को रोक लेगी। केट को कुछ पुराने फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं जिन्हें सोचकर वो घबराने लगती है। जब वो बाहर आती है तो उसे वहाँ गॉडजिला का एक स्टिकर दिखता है। असल में अगर गॉडजिला अटैक हो जाए तो लोगों को यहीं से एवाकुएट किया जाता है। ये देखकर केट को याद आता है कि वो भी एक बार गॉडजिला अटैक के बीच फंस चुकी थी। वो अपना पासपोर्ट दिखाती है और उससे पूछा जाता है कि जापान आने की वजह है क्या। केट कहती है कि उसके डैड के गुजरने के बाद वो उनका कुछ काम निपटाने आई है, फैमिली बिजनेस है। बाहर निकल कर केट एक टैक्सी लेती है और ड्राइवर को एड्रेस दिखाकर वहां चलने को बोलती है। दरअसल ये समय है 2015 का। जगह जगह मॉन्स्टर से जुड़े वार्निंग साइंस लगे होते हैं, जैसे कोई खतरे का इशारा हो। हर जगह मिसाइल्स तैनात होती है। ये देखकर केट ड्राइवर से पूछती है कि यहाँ तो काफी तैयारी है। ड्राइवर कहता है कि यहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरह तैयार है। मिसाइल्स के साथ साथ उनके पास तो ड्रोन्स भी हैं। केट कहती है कि लोग दूसरों के दुख से पैसा कमाने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। ड्राइवर जवाब देता है कि ये कोई दुख नहीं, इसमें तो बस पैसा ही पैसा है। ड्राइवर आगे कहता है कि सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला अटैक जो हुआ था वो सब नकली था, कंप्यूटर से बनाया गया था। ये सुनकर केट को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है आपने तो काफी रिसर्च की है। ड्राइवर मुस्कुराकर बोलता है कि इस पर उसने एक पॉडकास्ट भी बनाया है। एड्रेस पर पहुंचने के बाद केट एक बिल्डिंग में जाती है। तभी उसकी माँ कैरोलिन जो अभी अमेरिका में है, उनका कॉल आता है। वो पूछती है तुम जापान आ गई, 2 घंटे हो गए तुमने कॉल नहीं किया, अभी कहाँ हो। केट कहती है कि वो पहुंच गई है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन चाबी सही से लग नहीं रही होती। आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर जाती है। अंदर उसे अपने डैड की फोटो मिलती है और फैमिली की कुछ पुराने तस्वीरें, जिन्हें देखकर केट थोड़ा हैरान होती है। तभी वहाँ पर माँ एमिको और बेटा केंटारो चिल्लाने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन और उनके घर में कैसे घुस आई। केट पूछती है ये फोटो में कौन है। केंटारो गुस्से में कहता है तुम हमारे घर में कैसे घुसी। केट जवाब देती है मेरे पास चाबी है, ये मुझे मेरे डैड के डेस्क पर मिली। लड़का बोलता है लेकिन ये घर हमारा है। केट फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोलती है और ये मेरे डैड हैं। ये सुनकर लड़का हैरान रह जाता है। इसके बाद कहानी 1959 में चली जाती है। हम कजाकिस्तान में डॉक्टर की को उसका पति बिल, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, और उनके साथ ली शॉ को देखते हैं। तीनों एक खराब सी गाड़ी में होते हैं। कीको के पास एक डिवाइस होता है जिससे वो रेडिएशन को चेक करती है कि वो सही रास्ते पर है या नहीं। ली जो लेफ्टिनेंट है उनसे कहता है कि तुम दोनों कितनी आसानी से सबको संभाल लेते हो, तुम्हारा एक बच्चा है और मोनार्क को भी तुमने संभाल रखा है। कीको कहती है कि हमने जो भी किया साथ में किया। तभी उसके डिवाइस में 7000 मिलीरेम्स की रीडिंग आने लगती है जिससे तीनों चौंक जाते हैं। आखिरकार वो एक जंगल के पास पहुंचते हैं और मास्क पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ली पूछता है आखिर हम यहाँ किससे मिलने जा रहे हैं। बिल मजाक करने लगता है लेकिन ली बोलता है मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। तीनों मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं। जंगल के बाहर एक वार्निंग साइन लगा होता है और कीको
के डिवाइस में जरूरत से ज्यादा रेडिएशन दिख रहा था। इसके बाद वो लोग गेट की चेन तोड़कर अंदर जाते हैं। थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें एक रशियन लड़का मिलता है जो उन पर बंदूक तान देता है। ली उसे शांत करता है। कीको रशियन में बात करती है, अपना मास्क उतार देती है और बोलती है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, हम साइंटिस्ट हैं, मदद करने आए हैं। वो आगे कहती है कि अगर तुम यहाँ के जानवर खाओगे तो मर जाओगे। रशियन लड़का बोलता है, मतलब कॉन्टेमिनेशन। फिर वो कहता है, ये सब बस लोगों को डराने का नाटक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक होल बनाया है जो सीधे धरती के अंदर पाताल तक जाता है, यकीन नहीं है तो खुद देख लो। ये कहकर वो भाग जाता है। इसके बाद तीनों एक जगह पहुंचते हैं जहाँ एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बनी होती है। कीको देखती है कि वहाँ रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं है, तो वो अपना मास्क उतार देती है। बिल बोलता है, ये तो ग्राउंड जीरो है जहाँ रेडिएशन सबसे ज्यादा होना चाहिए था। कीको बोलती है, वही तो। अब लगता है कि वो लड़का सही था। ली को भी गर्मी लग रही होती है तो वो भी मास्क उतार देता है। बिल भी अपना मास्क उतार देता है। फिर तीनों फैसिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट में केट उनके सामने बैठी होती है। लड़का बोलता है, ये लड़की तो डैड जैसी दिखती भी नहीं, तुम साबित करो। केट अपने फोन में अपने और अपने डैड हिरोशी की फोटोज दिखाती है और कुछ पुराने यादें याद करती है। वो गुस्से में कहती है कि वो तो कभी घर भी नहीं आते थे। फिर वो उस औरत एमिको से पूछती है कि आपका रिश्ता उनसे कैसे था। लड़का गुस्से में कहता है, थोड़ा तमीज से बात करो। केट बोलती है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो किसे धोखा दे रहे थे, तुम्हारी माँ को या मेरी माँ को। एमिको बोलती है, तुम उनके बारे में कुछ जानती हो तो हमें बताओ, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो बहुत दिनों से गायब हैं। केट वहां से जाने लगती है लेकिन औरत उससे बोलती है, प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। केट कुछ नहीं बोलती, चाबी रखती है और वहां से चली जाती है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। तीनों उस फैसिलिटी में घूम रहे होते हैं जो अब पूरी तरह से सूनी और बंजर पड़ी है। वहां भी ज्यादा रेडिएशन नहीं होता। वो लोग फैसिलिटी के चारों तरफ जोरदार धमाके करते हैं। कीको अपनी मशीन में देखती है कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा चेंबर है, लगता है वहाँ कुछ है। तीनों खुश हो जाते हैं क्योंकि वही चीज वो ढूंढने के लिए आए थे। तभी जमीन में दरार पड़ने लगती है, सब कुछ टूटने लगता है जैसे उन्होंने किसी को जगा दिया हो। केट को उसकी माँ कॉल करती है और वो अपनी माँ को बता देती है कि हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। माँ पूछती है, वहाँ तुम्हें क्या मिला? केट रुक कर बोलती है, मतलब आपको पता था क्या? माँ बोलती है, क्या पता था? तभी अचानक कॉल कट हो जाता है और चारों तरफ अजीब आवाजें आने लगती हैं। सब दौड़कर भागने लगते हैं। केट धक्का लगने से गिर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक वही माँ बेटा वहां पहुंच जाते हैं। केंटारो उसे उठाकर चलने को बोलता है। एमिको घबराकर बोलती है, गॉडजिला आ गया है। सभी लोग गॉडजिला अटैक से बचने के लिए शेल्टर में चले जाते हैं। केंटारो बोलता है, ये सिर्फ ड्रिल है। केट पूछती है, अगर ये ड्रिल नहीं हुई तो? केट जवाब देता है, तुम सैन फ्रांसिस्को से हो, तुम्हें तो बेहतर पता होना चाहिए। एमिको पूछती है, जब सैन फ्रांसिस्को में हमला हुआ तो क्या हिरोशी तुम्हारे साथ थे? केट बोलती है, वो मेरे साथ नहीं थे। फ्लैशबैक में दिखता है कि सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला अटैक के दौरान गोल्डन गेट ब्रिज पर केट एक स्कूल बस में फंसी हुई थी। बस के अंदर बच्चे रो रहे थे और वो उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी गॉडजिला ब्रिज को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। केट बच्चों को लेकर बाहर निकलने लगती है। उसी समय गॉडजिला पर एक मिसाइल दागा जाता है और वो जोर से दहाड़ता है। केट कुछ बच्चों को तो बचा लेती है लेकिन सबको नहीं बचा पाती। ये याद करके केट बुरी तरह घबरा जाती है और भागने लगती है, लेकिन एमी को उसे रोक कर शांत करती है। फ्लैशबैक में फिर दिखता है कि उन्हें म्यूटो नाम के मॉन्स्टर के बहुत सारे अंडे मिलते हैं जो गॉडजिला का बहुत बड़ा दुश्मन है। बिल बोलता है, अगर बच्चा यहाँ है तो माँ भी दूर नहीं होगी। वो कहता है, हमें जेनेटिक सैंपल चाहिए, मतलब हमें नीचे जाना होगा। ली बोलता है, ये बहुत रिस्की है। बिल जवाब देता है, ये एक नई प्रजाति है, इसे समझने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। कीको नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकते। ली परेशान हो जाता है और दोनों को रोकता है। फिर पूछता है, तुम्हें सैंपल लेने में कितना समय लगेगा? कीको बोलती है, 5 मिनट। ली बोलता है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, और वो भी नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेजेंट में आखिरकार सबको बाहर निकलने के लिए बोला जाता है। सभी राहत की सांस लेते हैं। बाहर आकर केट बोलती है, तो फिर सब कुछ एक झटके में नॉर्मल हो गया? केंटारो बोलता है, हमारे लिए तो यही सब नॉर्मल है, और वो उसे थोड़ी बदतमीजी से भी बात करता है। एमी को उसे डांटती है। उसे इंग्लिश नहीं आती तो वो केंटारो से बोलती है कि केट को समझाओ कि वो उसके बारे में कुछ जानना चाहती है। केंटारो केट से बोलता है, मेरी माँ तुम्हें चाय पर बुलाना चाहती है और तुम्हारे बारे में जानना चाहती है। केट हंसते हुए बोलती है कि जिस औरत के लिए मेरे डैड ने मेरी मॉम को धोखा दिया, उनके साथ मैं चाय या पानी भी नहीं पीऊंगी। केंटारो बोलता है, सेम सिचुएशन तो मेरी भी है। जब केट जाने लगती है तो केंटारो पूछता है, तुम्हारे सारे जवाब मिल गए? तुम इतनी दूर आई हो, कुछ तो जानने के लिए आई हो। तुम्हें सिर्फ इतना ही पता चला कि तुम्हारे डैड धोखेबाज थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इतने बुरे थे? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। केंटारो उसे डैड के ऑफिस में ले जाता है। केट को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। केंटारो बोलता है, डैड बहुत खास थे। केट पूछती है, तुम्हें पता भी है कि डैड काम क्या करते थे? क्या तुम कभी उनके किसी कलीग से मिले हो? तभी केट को एक छुपा हुआ लॉकर मिलता है। वो उसे खोलने
खोलने की कोशिश करती है। आखिर में वो अपनी मॉम की, केंटारो और उसकी मॉम की बर्थ डेट मिलाकर कोड डालती है और लॉकर खुल जाता है। अंदर वही बैग होता है, उसके अंदर बहुत सारे टेप्स होते हैं। केट की नजर बैग पर बने मोनार्क के लोगो पर पड़ती है। फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। अपने स्टूडेंट्स को खोने के बाद वो मदद मांग रही थी और वहाँ सभी सोल्जर्स के कपड़ों पर वही लोगो बना हुआ था। इसीलिए अब वो ठान लेती है कि वो जानकर रहेगी कि आखिर इन टेप्स के अंदर है क्या। केंटारो उसे बोलता है कि कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। इसके बाद वो दोनों मे नाम की लड़की के पास जाते हैं। मे पहले मदद करने से मना कर देती है। केंटारो उसे मनाने की कोशिश करता है और बोलता है, तुम्हें जानने की इच्छा नहीं है कि आखिर इन टेप्स में है क्या? ये तो 70s की लग रही है। मे बोलती है, मैं मदद करना चाहती हूँ लेकिन मेरी भी जिंदगी है। केंटारो बोलता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये सुनकर मे गुस्से में जाने लगती और बोलती है, तो तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता सिर्फ इतना ही है, सिर्फ काम तक? केंटारो बोलता है, मैंने बस तुमसे थोड़ा टाइम मांगा था। मे गुस्से में बोलती है, और मैंने तुम्हें टाइम दिया? तुम्हें क्या लगता है इतने महीनों बाद तुम मेरे सामने आओगे और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी? केंटारो माफी मांगता है और बोलता है, इन टेप्स के वजह से मुझे मेरे डैड के बारे में कुछ तो पता चलेगा। तभी वहाँ केट आती है। मे उन्हें अपने घर ले जाती है। मे टेप्स को खोलती और अपने काम के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो फ्रीलांस कोडिंग और गेम डिजाइन करती है। केट वहाँ एक पेंटिंग देखती है जो असल में केंटारो ने बनाई थी। उसमें एक बहुत बड़ा केकड़ा दिखाई दे रहा था। आखिर में फाइल्स तैयार हो जाती हैं और ये करना आसान नहीं था क्योंकि फाइल्स एनक्रिप्टेड थी। जैसे ही फाइल्स तैयार होती है, मोनार्क ऑफिस में अलर्ट आने लगता है। कॉलिन नाम की लड़की तुरंत अपने सीनियर टीम को ये दिखाती है और बोलती है, किसी ने इसे ऑनलाइन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर पर खोलने की कोशिश की है। इसमें मोनार्क का आइडेंटिटी कोड है, इसलिए सिस्टम ने पकड़ लिया। ज्यादा कुछ पता नहीं चला, बस लोकेशन टोक्यो मिली है। जिसने भी ये किया है वो बहुत शातिर है। टीम उसे बाहर भेज देता है और बोलता है, तुमने काम अच्छा किया। फिर वो तुरंत किसी को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुम्हें जापानीज आती है? इधर मे के घर पर बहुत सारी फाइल्स खुलने लगती है जिनमें मॉन्स्टर्स की इमेजेस दिख रही होती हैं। उनमें एक सैटेलाइट मैप भी होता है जो बिल्कुल उनके डैड हिरोशी के ऑफिस में भी था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये मैप किस चीज का है। केंटारो बोलता है, आखिर ये मोनार्क है क्या? केट बोलती है, मैंने इन्हें सैन फ्रांसिस्को में भी देखा था। ये सोल्जर जैसे लग रहे थे। पूरा शहर तबाह हो गया, लोग मर रहे थे और ये लोग आराम से फोटो खींच रहे हो, जैसे कि वो इसी दिन का इंतजार कर रहे हो। मे बोलती है, तो मतलब तुम्हारे डैड इनके लिए काम करते थे? केंटारो गुस्से में जापानी से बोलता है, मेरे डैड ऐसे नहीं है। अगर वो उस दिन सैन फ्रांसिस्को में नहीं होते तो वो जिंदा होते। केट भी जापानी से बोलती है कि वो उस दिन सैन फ्रांसिस्को में नहीं थे। कहानी फिर 2014 के सैन फ्रांसिस्को में जाती है जब गॉडजिला का हमला हुआ था। हमले के 5 दिन बाद केट को उसके डैड का कॉल आता है। केट बताती है कि वो कैंप में है। तभी अचानक वो अपने डैड हिरोशी से मिलती है। दोनों गले मिलते हैं। हिरोशी बोलता है, मैं फ्लाइट में चढ़ नहीं पाया, क्या तुम्हारी मॉम ठीक है? केट बोलती है, हाँ। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन उसके डैड बोलते हैं, मैं नहीं जा सकता। एक बोट है जो ईस्ट की तरफ जाएगी रात 10 बजे। इसमें तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए पासेस हैं। हिरोशी उनके साथ नहीं जा सकता। ये सुनकर केट बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके डैड फिर से उसे छोड़कर जा रहे होते हैं। उसके डैड बोलते हैं, तुम सबको संभाल लोगी, तुम स्ट्रांग हो और मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वो चले जाते हैं। प्रेजेंट में केट बताती है कि एक हफ्ते बाद अलास्का के फेयरबैंक स्टेट पुलिस का कॉल आया। वो जिस फ्लाइट में थे वो गायब हो गई, उसका मलबा तक नहीं मिला। केंटारो ये सुनकर बोलता है, उन्होंने जो किया उसकी कोई वजह होगी, वो कोई मॉन्स्टर नहीं थे और उसका जवाब हमें इन्हीं टेप्स में मिलेगा। केट गुस्से में बोलती है कि उन्होंने हमारे परिवार के साथ जो किया उसे कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। तभी उनकी नजर एक फोटो पर पड़ती है। उसमें कीको एक बहुत बड़े पैर के निशान के बीच खड़ी होती है। केट बोलती है, ये तो मेरी दादी है। यहाँ से कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। कीको और ली सैंपल लेने के लिए नीचे उतरते हैं। कीको आगे जाकर सैंपल लेने लगती है लेकिन तभी अचानक जमीन फटने लगती है। ली तुरंत कीको को लेकर भागने लगता है। उसी समय अंडों के अंदर से छोटे छोटे मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं जो सीधे उन पर हमला करने दौड़ते हैं। ली और कीको रस्सी से लटक जाते हैं। बिल पूरी ताकत लगाकर उन्हें ऊपर खींचता है लेकिन तभी वो छोटे मॉन्स्टर्स कीको को पकड़ लेते हैं और उसे नीचे खींच लेते हैं। अब कहानी जाती है साल 1952 में। जगह है मनीला। यहाँ हम ली को देखते हैं जो कि अपने जनरल से मिलता है। जनरल उसे डांटते हैं और पूछते हैं कि उसने लड़ाई क्यों की। ली बोलता है कि उसे रौब दिखाने वाले लोग पसंद नहीं। जनरल उसे बोलते हैं, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें ऐसे देखते तो क्या सोचते हैं? ली जवाब देता है, पता नहीं, अगर वो होश में है तो उनसे खुद ही पूछ लीजिए। इसके बाद ली को एक मिशन दिया जाता है। उसे एक जापानी साइंटिस्ट को सिक्योरिटी देनी है। ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं बल्कि एक ऐसा मिशन है जिसके दौरान कई लोग पहले ही गायब हो चुके हैं।
हैं। ली अपने काम पर लग जाता है और अपने मिशन के लिए पहुंच जाता है। तभी पीछे से कीको उसे बुलाती और बोलती है तुम यहाँ मेरे लिए आए हो। ली थोड़ा हैरान हो जाता और पूछता है क्या तुम डेट पर जाना चाहती हो? तो हम बाद में चलेंगे। कीको बोलती है मुझे बताया गया है कि मेरी सिक्योरिटी के लिए किसी को भेजा जा रहा है। तभी ली को समझ आता है कि असल में उसे कीको की सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है। ये जानकर वो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि 1950s में किसी लड़की को इतने बड़े पद पर देखना उसके लिए काफी शॉकिंग था। कीको बहुत तेज गाड़ी चला रही होती है। ली बोलता है मैं चला लूं, ये तो आर्मी जीप है। कीको जवाब देती है कोई बात नहीं, मैं 1 हफ्ते से चला रही हूँ। वैसे तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम यहाँ आए क्यों हो? फिर कीको बताती है कि फिलीपींस के समुद्र में कुछ एयरबॉर्न रेडियो आइसोटोप्स मिले हैं। ये रशियन का काम नहीं है और ये कोई बम वाला आइसोटोप नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये आइसोटोप यहीं फिलीपींस में बना है। ये सुनकर ली सोच में पड़ जाता है कि इतना रेडिएशन आखिर किसके लिए हो सकता है। इसके बाद कहानी आती है साल 2015 में और जगह है टोक्यो। हम फिर से केंटारो को देखते हैं जो सोकर उठता है और मोनार्क वाला बैग देखता है। वो अपने ऑफिस के लिए निकलता है लेकिन अचानक रास्ता बदलकर अपने पापा के ऑफिस पहुंच जाता है। गुस्से में वो वहां का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। फिर उसे एक चाबी मिलती है जिसे वो एक दराज खोलता है। उसमें उसे मोनार्क की फाइल मिलती है। उस फाइल के अंदर ली की फाइल और टेप भी होती है। अब कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। ली अभी भी हैरान है कि वो इतनी क्वालिफाइड लड़की कीको के साथ है, इसीलिए वो उसे बार बार पूछता रहता है कि आखिर तुम जैसी लड़की इस जंगल में क्या करने आई हो। तभी कीको को अचानक एक आवाज सुनाई देती है और ली भी गायब हो जाता है। कीको घबरा जाती और पूछती है कौन है वहाँ। तभी बिल बाहर आता है। ली उस पर बंदूक तान देता और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिल बोलता है वो तो बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो अपना नाम विलियम बताता है और कहता है वो एक क्रिप्टोजूलॉजिस्ट है। कीको हैरान होकर पूछती है मतलब ऐसे जानवरों को स्टडी करना जो असल में होते ही नहीं है। बिल कीको के इक्विपमेंट्स को देखते हुए बोलता है लगता है हम सब यहाँ एक ही मकसद से आए हैं, सच का पता लगाने। अब कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। केट का कोई पीछा कर रही थी। उसकी मॉम उसे कॉल करती है। केट बोलती है कि वो घर वापस आ रही है। उसकी मॉम पूछती है तो वहां तुम्हें ऐसा क्या पता चला? केट जवाब देती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे जुड़ा हुआ हो, घर पहुंचकर बताती हूँ। तभी वहां मोनार्क का आदमी टिम आता है और केट से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है मेरा नाम टिम है। केट उसे इग्नोर करके जाने लगती है लेकिन टिम बोलता है मैंने वो फाइल्स देखी हैं, तुम मुसीबत में नहीं हो, लेकिन वो फाइल्स हमारी कंपनी की है और तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितनी जरूरी है। केट बोलती है मुझे कॉल करना है। दोनों एयरपोर्ट के बाहर आते हैं। टिम बोलता है कॉल को लाउड स्पीकर पर रखो, लेकिन केट भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ वही औरत डूवॉल जो उसका पीछा कर रही थी आती है और उसे पकड़ लेती है और गाड़ी में बिठा देती है। टिम केट को समझाता है मैंने कहा था तुम मुसीबत में नहीं हो तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत। इसके बाद वो केट का चेहरा ढक देते हैं जिससे उसे घुटन होने लगती है। उसे 2014 के गॉडजिला अटैक का फ्लैशबैक आने लगता है और वो घबरा कर लड़ने लगती है, जिस वजह से उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। केट बाहर निकलती और वहां से भाग जाती है। केंटारो मे से मिलने आता है। मे उसे सुनाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली ड्रामा की वजह से हमारे बीच जो कुछ भी परेशानी है वो ठीक हो जाएगा। केंटारो उसे टेप दिखाता और बोलता है ये मुझे मेरे डैड के ऑफिस में मिला। मे बोलती है मैं सिर्फ ऑडियो फाइल्स ठीक करती हूँ, वीडियो नहीं। केंटारो बोलता है मुझे वही फाइल चाहिए जो मेरे डैड की थी। मे जवाब देती है मैं अभी बिजी हूँ, कल सुबह आना, और दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि मे मोनार्क वाली फाइल एक्सट्रैक्ट करने में लगी हुई थी। उधर केट पुलिस कंप्लेंट लिखवाने जाती है। वो देखती है कि उसके पास ना बैग है ना पासपोर्ट। ये देखकर पुलिस ऑफिसर को लगने लगता है कि केट नशे में है। वो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम खतरे में हो तो तुम्हें अमेरिकन एम्बेसी से मदद लेनी चाहिए, रुको मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ। लेकिन केट तुरंत वहां से निकल जाती है। शाम को केंटारो अपने घर वापस आता है। वो देखता है कि उसकी मॉम एमी को हिरोशी की फोटो लेकर बैठी है और उसे याद कर रही है। केंटारो पूछता है आपको उन पर गुस्सा नहीं आता? एमी को गुस्से में सारे फोटोज फाड़ने लगती है। ये देखकर केंटारो भी सारे फोटोज फाड़ डालता है। ये करके उनका मन भी हल्का हो जाता है। तभी उनकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें वही आदमी होता है जिसे उसने फाइल्स में देखा था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। बिल दोनों को बताता है कि यहाँ के लोग एक कहानी पर भरोसा करते हैं कि यहाँ एक ड्रैगन है जो आग उगल का रास्ता बनाता है या फिर शायद आयोनाइजिंग रेडिएशन से रास्ता बनाता हो। ली बिल से बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन कीको अपना मन बना लेती है और बिल को अपने साथ रखना चाहती है। ली समझाता है कि जब तक बिल यहाँ है वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर सकता। कीको बोलती है तो फिर तुम जा सकते हो,
वैसे भी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैं तुम्हें हर जिम्मेदारी से आजाद करती हूँ। ये सुनकर ली को थोड़ा बुरा लगता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। कीको और बिल आपस में काफी बातें करते हैं क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा था। बिल म्यूटोस के बारे में बताता है जिसका पूरा नाम है मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। कीको सोचती है टेरेस्ट्रियल कैसे, वो मॉन्स्टर तो शायद स्पेस से आए हैं। बिल उसे नोटबुक में बना हुआ एक रास्ता दिखाता और बोलता है कि वो जो भी है वो इसी रास्ते से आता जाता है जैसे माइग्रेटिंग बर्ड्स करते हैं। कीको उसे अपना नक्शा दिखाती है जो उसे सर्वेलियंस एयरक्राफ्ट का रेडिएशन रीडिंग से मिला है। दोनों देखते हैं कि दोनों ट्रैक्स आपस में मैच कर रहे हैं। इसके बाद दोनों उस रास्ते को फॉलो करते हैं और उन्हें सामने एक बड़ा सा जहाज मिलता है। बिल बोलता है ये लॉटन है। अब कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। केट मे के घर पहुंचती है लेकिन वो देखती है कि दरवाजा खुला है। अंदर में टिम और डुवॉल मे के घर की तलाशी ले रहे थे। मे केट को खींच कर छुपा देती है। उधर एमी को अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारे पापा 18 साल के थे जब उनके डैड वियतनाम में मारे गए थे और उनके अंकल ली ही उनके लिए सब कुछ थे। केंटारो बोलता है लेकिन पापा ने तो कभी इस अंकल के बारे में कुछ बताया ही नहीं। एमिको बोलती है शायद दोनों के बीच कुछ हुआ था। केंटारो सोचता है क्या ये अंकल अभी भी जिंदा हैं। तभी उसे मे का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है मुझे कॉल करो। तभी डोरबेल बजती है और टिम उसके घर पहुंच जाता है। वो घर के अंदर घुस आता है और बोलता है मुझे बिल की फाइल चाहिए, तुम्हें वो फाइल्स देनी पड़ेंगी नहीं तो तुम, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी माँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। डुवाल उसकी माँ से बोलती है तुम्हारे बेटे ने हमारा कुछ चुरा लिया है, वो हमें चाहिए, वो चीज हमें दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। एमिको अपने बेटे को समझाती है कि वो फाइल उन्हें दे दे लेकिन साथ ही वो इशारा भी करती है। केंटारो मैं फाइल लाता हूँ कहकर अंदर चला जाता है। एमिको दोनों से पूछती है क्या मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाऊं। डुवाल मना कर देती है। एमिको दोनों को बातों में उलझाने लगती है और डुवाल से बोलती है मेरा बेटा सिंगल है और उसे लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, तुम उससे शादी कर लो ना। टीम हिरोशी की फोटो देखता है और समझ जाता है कि केंटारो भाग गया। उधर केंटारो के पास ली की फोटो होती है। तभी उसे मे का मैसेज आता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। बिल बताता है कि यह जहाज 1943 में पर्ल हार्बर के पश्चिम की तरफ डूब गया था। दोनों जहाज के अंदर आते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तभी उन्हें भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बिल को वहां कुछ सामान मिलता है, एक टोपी और एक बॉक्स जिस पर उसी का नाम लिखा था। इसका मतलब यह है कि वो पहले इस जहाज में था। बिल बताता है कि उस रात हम किसी चीज से टकरा गए थे। बाद में पता चला कि वो एक जापानी सबमरीन थी। पूरी शिप को डूबने में 3 मिनट भी नहीं लगे और उसमें सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाया, बाकी सब मर गए। उधर ली वापस लौट रहा था लेकिन उसकी गाड़ी में रखा रेडिएशन डिवाइस तेजी से आवाज कर रहा था। वो रुक जाता है और आसमान में कुछ रंग बिरंगा सा देखता है। अब प्रेजेंट में मे केट को लेकर एक जगह के पीछे आती है और वहां से एक लॉकर खोलकर अपना बैग निकालती है जिसमें पैसे और पासपोर्ट रखे होते हैं। तभी केंटारो भी वहां पहुंच जाता है और बोलता है कुछ लोग आए थे डैड की फाइल्स लेने के लिए। केट बोलती है तो फिर उन्हें फाइल्स दे दो, शायद वो हमें अकेला छोड़ दें। मे बोलती है ऐसा नहीं होने वाला। केंटारो ली की फोटो दिखाता और बोलता है मेरे पास एक रास्ता है, भरोसा रखो। फिर फ्लैशबैक में जहाज के अंदर उन्हें दीवार पर लगा कुछ मिलता है जो ऑर्गेनिक सा लगता है लेकिन वहां बहुत सारे लोग फंसे हुए थे जो सब मर चुके थे। ये भयानक नजारा देखकर दोनों बाहर निकलने वाले होते हैं। तभी उन्हें ऊपर से कुछ चिपचिपा सा टपकता हुआ दिखता है। ये देखकर वो दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। अब प्रेजेंट में तीनों कर्नल ली शॉ से मिलने पहुंचते हैं जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है। ली हिरोशी का नाम सुनते ही समझ जाता है कि केंटारो और केट हिरोशी के बच्चे हैं। जब ली मे की तरफ देखता है तो वो बोलती है मेरी तरफ मत देखिए, मैं इस फैमिली ड्रामा का हिस्सा नहीं हूँ। तीनों बाहर आते हैं। ली उनसे पूछता है तुम यहाँ कैसे आए, मेरे बारे में किसने बताया। केंटारो बोलता है कि डैड के तिजोरी में कुछ कंप्यूटर फाइल्स थी मॉन्स्टर्स वाली, हम बस ये जानना चाहते हैं कि हमारे डैड के साथ क्या हुआ। वो आगे बताता है कि गॉडजिला अटैक के 1 हफ्ते बाद उनके डैड का जहाज गायब हो गया था और अब मोनार्क के लोग उनके पीछे पड़े हैं। मैं वहाँ हर जगह छिपे हुए कैमरास देखती है और ली से पूछती है ये कैसी जगह है। ली अपने पैर में लगा ट्रैकर दिखाता है और बोलता है कि मोनार्क ने उसे यहाँ कैद करके रखा है। ये देखकर तीनों भागने लगते हैं लेकिन ली बोलता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और जब तक तुम उन्हें वो नहीं दे दोगे जो उन्हें चाहिए वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो अपना ट्रैकर निकाल कर पानी में फेंक देता है और बोलता है या फिर हम सब मिलकर ये पता लगा सकते हैं कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ, जल्दी फैसला कर लो। अब फ्लैशबैक में जहाज के अंदर उन्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। अचानक एक बहुत बड़ा पंजा उन पर हमला कर देता है। बिल एक मलबे के नीचे दब जाता है लेकिन सही समय पर ली उसे बचाने पहुंच जाता है। ली भी उस राक्षस के हाथ को देखकर घबरा गया था। फिर वो और की को मिलकर भारी चीज हटाते हैं और बिल को बाहर निकालते हैं। तीनों जहाज से बाहर निकलकर भागते हैं लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पड़ जाता है जो उड़ सकता है। अब ली को उस ड्रैगन वाली कहानी पर यकीन हो गया था। तीनों छुपकर उस मॉन्स्टर को देखते हैं और उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
हम देखते हैं कि कैमरास के जरिए मोनार्क ली और उन तीनों पर नजर रख रही थी। केट उनसे पूछ रही होती है कि हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे और मे साफ साफ कह देती है कि मुझे इस सब में नहीं पड़ना। ली केंटारो से पूछता है तुम्हें क्या करना है। केंटारो बोलता है मुझे तो अपने डैड को ढूंढना ही है। मे उससे पूछती है आप उन्हें क्यों ढूंढना चाहते हैं, आपको इससे क्या फायदा। ली जवाब देता है क्योंकि हिरोशी मेरे बेटे जैसा था, वो मेरा परिवार है। तभी अलार्म बजने लगता है। यह देखकर चारों गाड़ी में बैठते हैं। ली तेजी से गाड़ी भगाता है लेकिन चारों तरफ से लोग उन्हें पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह गाड़ी चलाते देखकर केट चिल्लाती है कि क्या आप पागल हो गए हैं। ली बोलता है कि अगर तुमने अपनी दादी को गाड़ी चलाते हुए देखा होता तो तुम ऐसे ही चिल्लाती। आखिर में वो सब एक दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कीको, बिल और ली मिलकर मोनार्क की शुरुआत करते हैं। ली उन्हें समझाता है कि हम सब अकेले ये काम नहीं कर सकते, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी, इसीलिए वो गवर्नमेंट की मदद लेना चाहता है। तभी वहां पर जनरल आ जाते हैं और ये साल होता है 1954 का। उन्हें अंदर लाकर दिखाया जाता है कि उन्होंने एक बहुत बड़े पैर का इंप्रेशन लिया है। जनरल बोलते हैं इतनी बड़ी चीज बिना नजर में आए कैसे रह सकती है। अगर तुम ये नहीं दिखाते कि ये निशान किसका है तो ये सिर्फ मेरे लिए एक गड्ढा है, कम से कम एक फोटो तो दिखाओ। ली बोलता है फोटो क्यों देखना, जब वो खुद हमारे सामने आ जाएगा। बिल बोलता है हमें सिर्फ 150 पाउंड यूरेनियम चाहिए होगा। जनरल सोचता है इतना यूरेनियम, इतना तो हमने जापान पर भी नहीं गिराया था। कीको समझाती है कि ये टाइटन्स रेडिएशन छोड़ते नहीं है बल्कि उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसी पर जीते हैं। जनरल इतने यूरेनियम की परमिशन देने से हिचकिचा रहा होता है। ली उसे समझाता है थोड़ा सोचिए, इतने बड़े मॉन्स्टर से सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। इसके बाद जनरल और उसकी टीम वहां से चली जाती है। कीको और बिल खुश होते हैं कि उनका प्लान काम कर गया। बिल एक्साइटमेंट में बोलता है कि वो लोग सही रास्ते पर हैं और जल्द से जल्द कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है और वो इस बंदर की टोली को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहता। आर्मी को बंदर की टोली बोलने पर ली को थोड़ा बुरा लग जाता है। बिल के जाने के बाद कीको ली को समझाती है तुम जाने दो, तुम तो जानते हो वो कैसा है, अगर तुम उस दिन नहीं वहां आते तो हम दोनों जिंदा नहीं बचते। ली मुस्कुराकर बोलता है चलो ये बंदर की टोली किसी काम तो आई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ली हिरोशी के टेप्स देखना चाहता है। केंटारो बोलता है लेकिन इन्हें देखने के लिए हमें मे के घर जाना होगा। मे बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इन फाइल्स को डिजिटाइज कर लिया है। ली लैपटॉप पर कीको की फोटो देखता है। केंटारो हैरानी से पूछता है क्या सच में डैड मोनार्क के लिए काम करते थे। ली बोलता है हाँ, और ये तुम्हारा फैमिली बिजनेस है। केट हैरानी से पूछती है मतलब आपको सब कुछ पता था, आप वो हमला रोक सकते थे। ली जवाब देता है हम वही करना चाहते थे, तुम तो वही थी, तुमने देखा। तुम्हें लगता है कि पृथ्वी की कोई भी ताकत उन मॉन्स्टर्स को रोक सकती थी। केट ये सुनकर चुप हो जाती है, फिर गुस्से में कहती है ये हमारा फैमिली बिजनेस नहीं बल्कि शराब है। वो नाराज होकर वहां से निकल जाती है और जहाज के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। साल है 1954, जगह है बिकिनी अटोल। कीको, ली और बिल वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि मॉन्स्टर को बुलाने के लिए यूरेनियम भरने की जगह वहां पर एक रेडियो एक्टिव बॉम्ब रखा गया था। ये देखकर ली जनरल से बात करने जाता है। जनरल बोलता है तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ढेर सारा यूरेनियम चाहिए। ली जवाब देता है लेकिन हमें बॉम्ब नहीं चाहिए था। जनरल बोलता है तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, ये टाइटन्स हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। अब वो मॉन्स्टर हो या जो भी हो उसका मुकाबला हम यही करेंगे। कीको और बिल बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान पूरी तरह खराब हो चुका था। जनरल बोलता है तुमने ही यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की मदद मांगी थी, अब तुम्हें मिल गई। प्रेजेंट में मैं किसी को कॉल करती है और बोलती है मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकती लेकिन अभी मैं एक जहाज में हूँ, मैं जल्दी लौट आऊंगी। इसके बाद वो फोन पानी में फेंक देती है। केंटारो ये देखकर बोलता है कि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, मछलियां प्लास्टिक खा लेंगी और हम फिर उन्हें खाएंगे। तुमने अपना फोन पानी में क्यों फेंका। मैं पूछती है क्या तुम्हें उस बूढ़े आदमी पर भरोसा है। केंटारो बोलता है अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो तुम जा सकती हो। मैं गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ हूँ, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मुझे इन सब में घसीट कर मैंने जो कुछ बनाया था सब खत्म हो गया। केंटारो बोलता है मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। उधर ली फाइल्स को समुद्र में फेंकने वाला होता है लेकिन क्योंकि अगर सोल्जर्स ने उन्हें इसके साथ पकड़ लिया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। केंटारो उसे रोकता है और बोलता है डैड को ढूंढने की चाबी यही है। और हम कोरिया क्यों जा रहे हैं, डैड तो अलास्का में गायब हुए थे। ली बताता है मैं तुम सबको जापान से बाहर निकाल लाया, कोरिया में पोहांग में कोई तो है जो हमारी मदद कर सकता है, मेरा एक पुराना दोस्त है, शायद आखिरी दोस्त जो अभी तक जिंदा है। हिरोशी तुम्हारे डैड थे, अब तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारा फैसला है, तुम अभी भी यहाँ से जा सकते हो। केंटारो मदद करने के लिए मान जाता है और वो सारे टेप्स पानी में बहा देता है क्योंकि उनके पास पहले से ही डिजिटल कॉपी थी।
पोहांग पहुंचने पर पासपोर्ट चेकिंग होती है, लेकिन उनके पास तो पासपोर्ट थी ही नहीं। इसलिए ली जानबूझकर एक दूसरे काउंटर पर खड़ा होता है, लेकिन सेकंड काउंटर पहले ही खाली हो जाता है और उन्हें मजबूरी में उसी सेकंड काउंटर पर जाना पड़ता है। पासपोर्ट ना होने की वजह से उन्हें पकड़ लिया जाता है। मे के पास पासपोर्ट था, फिर भी चारों फंस जाते हैं। तभी डूहो नाम का एक सोल्जर ली को बचा लेता है। वही ली का पुराना दोस्त होता है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर सब लोग गाड़ी से निकल जाते हैं। उधर मोनार्क की डिप्यूटी डायरेक्टर नेटली टीम से मिलने आती है और उसे अपने प्लेन में बैठने को बोलती है। टीम बोलता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि ली के पास अभी भी वो फाइल्स हैं। नेटली बोलती है, अगर तुम्हें लगता है कि वो फाइल्स इतनी इंपॉर्टेंट है तो तुम उन्हें डॉक्टर सेरिजावा या फिर मेरे पास क्यों नहीं लाए। तभी डुवॉल को एक कॉल आता है और उसे पता चल जाता है कि ली साउथ कोरिया में है और बाकी सभी लोग भी उसके साथ हैं, लेकिन वो लोग वहां से भाग निकले। ये सुनकर नेटली टीम से बोलती है, आधे घंटे में मेरे प्लेन में बैठो, और डुवॉल से कहती है कि ली को ढूंढो। लेकिन डुवॉल बोलती है कि मुझे टीम की जरूरत होगी। आखिर ऐसा क्या है कि ली जो इतने सालों से कैद में था अचानक भाग निकला, और उस फाइल में ऐसा क्या है, ये जानने के लिए हमें टीम की जरूरत पड़ेगी। उधर डूहो ली और बाकी लोगों को एक छोटे प्लेन के पास लाता है, उसी से वो अलास्का जाने वाले थे। अब फिर फ्लैशबैक में सारे आर्मी ऑफिसर समुद्र के किनारे बैठे होते हैं, ये देखने के लिए कि रेडिएशन की वजह से मॉन्स्टर आता है या नहीं। ली कीको से बोलता है, अगर मॉन्स्टर नहीं आया तो समझ लो कि हमें आर्मी की मदद नहीं मिलने वाली। कैमरा रेडी हो जाता है, तभी मशीन्स पर रीडिंग आने लगती है। दूर समुद्र में उन्हें गॉडजिला दिखाई देता है। कीको रोने लगती है क्योंकि आर्मी ब्लास्ट करके उस मॉन्स्टर को मार देगी। ली जनरल को समझाने लगता है, लेकिन जनरल बोलता है वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है। आखिर में गॉडजिला पानी से बाहर आता है और जोर से दहाड़ता है। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 30 सेकंड का टाइमर शुरू होता है। कीको ब्लास्ट रोकने के लिए मशीन की तरफ दौड़ती है, लेकिन ली उसे पकड़ लेता है। जैसे ही टाइमर खत्म होता है, गॉडजिला के पास ही रेडियो एक्टिव बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। बिल और कीको निराश हो जाते हैं ये सोचकर कि गॉडजिला मर गया होगा, और वो ये कभी नहीं जान पाते कि आखिर उसके अस्तित्व का असली कारण क्या था। अब प्रेजेंट में प्लेन में केंटारो ली से पूछता है कि आखिरी बार आप मेरे डैड से कब मिले थे। ली बोलता है शायद 20 साल हो गए। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि हिरोशी के बारे में तुम्हें मुझसे कुछ एक्स्ट्रा पता चल जाएगा तो तुम गलत हो। वो तो एकदम परफेक्ट बच्चा था। केट ताना मारते हुए बोलती है, हाँ एकदम सीरियल किलर की तरह। केंटारो उसे चुप रहने को बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड एक अच्छे इंसान थे। उधर में फाइल्स चेक कर रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि आखिरी बार हिरोशी कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अब सब सोचने लगते हैं कि ये बैरो शहर में आखिर है क्या। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। कीको अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। बिल उसे संभालने आता और बोलता है कि ली ने उसे इसलिए रोका क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता या उसे नौकरी से निकाल दिया जाता। तभी ली वहां आता है और बताता है कि यूएस आर्मी मोनार्क को फंड करने के लिए तैयार हो गई है। ली कहता है, आर्मी ने हमें ब्लैंक चेक दिया है, हम जितना चाहे उतना पैसा ले सकते हैं, बस हमें ये पता लगाना है कि उस तरह के मॉन्स्टर्स और भी है या नहीं। कीको पूछती है, अगर हमें कोई और टाइटल मिल भी जाए तो क्या हमें जनरल को बताना जरूरी है। ली कहता है, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने जनरल से झूठ बोलूं। कीको जवाब देती है, नहीं, झूठ बोलना और राज रखना दो अलग चीजें हैं। ली बोलता है, ठीक है, मैं जनरल को सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना तुम मुझे बताओगी। इसके बाद बिल और कीको इस डील के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेजेंट में अगली सुबह केट सोकर उठती है। डूहो उसे बताता है कि वो लोग अमेरिका पहुंच गए। वो उसे पूछता है, क्या तुम्हें अपने पापा से मिलने की खुशी नहीं है। लेकिन केट अपने पापा का नाम सुनकर ही गुस्सा हो जाती है। डूहो बोलता है, मैंने भी बहुत लोगों को खोया है और हर सुबह मुझे एक नया मौका मिलता है। बुरी चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन उस दर्द से छिपना नहीं चाहिए। अगर तुम कोरिया नहीं आती तो तुम हमसे नहीं मिलती और तुम्हें अपने पापा से मिलने का मौका भी नहीं मिलता। तभी अचानक सारी मशीन्स अजीब रीडिंग्स दिखाने लगती हैं। ली समझ जाता है कि हिरोशी जिस चीज के पीछे गया था वो अब शायद बहुत करीब है। ली प्लेन उड़ाने लगता है और सब लोग सीट बेल्ट बांध लेते हैं। ली केट से बोलता है, पानी की बोतल ऊपर रख दो, जो उसके लिए एल्टीट्यूड इंडिकेटर का काम कर रही होती है। आखिर में वो सब बर्फीले पहाड़ों पर लैंड करते हैं जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता। सामने उन्हें एक जहाज का मलबा मिलता है। केंटारो को एक जगह एक मरा हुआ आदमी दिखता है। वो केट से बोलता है, ये डैड नहीं है। उन्हें आगे में एक टेंट मिलता है। हिरोशी की तलाश में सब अंदर जाते हैं। वहां देखकर उन्हें समझ आता है कि कोई तो जिंदा बच गया था। तभी ये सब हो पाया है। केट और केंटारो मैप पर लिखी हुई हैंडराइटिंग, चश्मा और छिली हुई पेंसिल देखकर समझ जाते हैं कि उनके डैड जिंदा हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उधर डूहो बाहर चीजें चेक कर रहा होता है। उसे एक रस्सी मिलती है, फिर एक मलबे पर पंजे का निशान देखता है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं प्लेन स्टार्ट करता हूँ, तुम सब जल्दी आओ। लेकिन तभी बर्फ के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और अपने ब्रेथ से पूरे प्लेन और डूहो को
को बर्फ में जमा देता है। ये देखकर तो चारों की हालत खराब हो जाती है। अब कहानी आती है यूटा शहर के एक आउटपोस्ट पर। हम एक औरत को धूप सेकते हुए देखते हैं। तभी उसे किसी मशीन की आवाज सुनाई देती है। वो अपने वैन के अंदर जाती है और अंदर लगे मॉनिटर्स चेक करती है, जहां उसे सब कुछ ठीक नजर आता है। फिर वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें एक मशीन आवाज कर रही होती है। वो सोचने लगती है आखिर यह है क्या। वो उस मशीन को कनेक्ट करती है और तब पता चलता है कि वो डॉक्टर बार्न्स है जो मोनार्क के लिए काम करती है। वो मोनार्क को कॉल करती है और बताती है मुझे अजीब सी रीडिंग्स मिली हैं। अब वापस बर्फ वाले मॉन्स्टर पर आते हैं। वो प्लेन को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। डूहो भी मर चुका था। केंटारो एक फ्लेयर शूट करता है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। फ्लेयर के वजह से राक्षस उनके पीछे पड़ जाता है। ये देखकर वो लोग एक गुफा के अंदर छिप जाते हैं। मॉन्स्टर उनके ऊपर ही होता है और उसके हर कदम से अंदर सब कुछ जोर जोर से हिलने लगता है। मे का पैर एक बर्फ के अंदर घुस जाता है और वो अपनी चीख किसी तरह रोक कर रखती है। जैसे ही ली देखता है कि मॉन्स्टर वहां से चला गया, मे जोर से चिल्लाने लगती है। ली उसका मुंह बंद करता है और फिर से वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं। अब कहानी जाती है 1 साल पहले टोक्यो में। केंटारो एक आर्ट गैलरी में गया होता है अपने आर्ट और अपने काम को दिखाने के लिए, लेकिन वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता। ये देखकर वहाँ की गैलरिस्ट उसे समझाती है कि लोग ये सब खरीदने के लिए बहुत पैसे देते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये समझ न आए कि इसका मतलब है क्या और तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, तो कोई भी क्लाइंट्स तुम्हारी पेंटिंग्स नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लोग आर्ट से ज्यादा आर्टिस्ट से कनेक्ट करते हैं। वो आगे कहती है तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, खुद को तैयार करो और मुझे फिर से मिलना। तभी वहाँ उसकी मॉम एमिको आती है और अपने बेटे की बहुत तारीफ करती है। वो कहती है लोगों को ये सब बहुत पसंद आएगा और वो ये भी बताती है कि उसके डैड भी आने वाले हैं। कि केंटारो को अपने डैड के आने की उम्मीद थी नहीं और उसे अपने टैलेंट पर भी भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि कोई भी उसका काम खरीदने नहीं आएगा, इसलिए वो बाहर चला जाता है और फोटोज क्लिक करने लगता है। तभी सामने से मे गुजरती है। वो पूछती है क्या तुम मेरा फोटो ले रहे हो? केंटारो बोलता है नहीं, तुम बस सामने से गुजर गई। फिर वो कहता है वैसे फोटो अच्छी आई है। मे पूछती है तुम लाइन मार रहे हो क्या? ये शो तुम्हारा है? केंटारो बोलता है हाँ। फिर दोनों एक दूसरे पर लाइन मारने लगते हैं और आखिर में विस्की पीने का प्लान बनाते हैं। इधर प्रेजेंट में मे बहुत गुस्सा होती है और केंटारो पर चिल्ला रही होती है क्योंकि मे का पैर पानी में गिरने से जम चुका था। सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि अब वो जिंदा कैसे बचेंगे, क्योंकि अंधेरा होते ही टेम्परेचर और गिर जाएगा और वहाँ ना खाना है ना पानी। ली बोलता है हमें नॉर्थ वेस्ट जाना चाहिए, वहाँ कुछ लोग रहते हैं। केंटारो बताता है मैंने प्लेन से कुछ देखा था, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई सेटलमेंट हो। ली दोनों लड़कियों से पूछता है क्या तुम लोगों ने भी सेटलमेंट देखा? दोनों मना कर देती हैं। केंटारो मे से बोलता है तुमने तो देखा था, फिर झूठ क्यों बोल रही हो? मे चिल्लाती है मैं झूठ क्यों बोलूंगी, यहाँ सबसे बुरी हालत तो मेरी है। फ्लैशबैक में केंटारो मे को अपने साथ सोता के बार में ले जाता है। मे ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है कि विस्की पर केंटारो का नाम लिखा हुआ था। केंटारो बताता है कि उसने यहाँ की लाइट्स भी डिजाइन की हैं, इसलिए वो यहाँ कभी भी आ जा सकता है। वो मे से पूछता है कि वो करती क्या है। मे बताती है कि वो कंप्यूटर रिलेटेड काम करती है। मे उससे पूछती है कि तुम ये सब कब से कर रहे हो? केंटारो बोलता है बचपन से, लेकिन आज से मैं इसे एक जॉब की तरह करूंगा। मे पूछती है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने शो पर होना चाहिए था। फिर वो सोता से मजाक में पूछती है कि केंटारो यहाँ कहीं और लड़कियों को तो नहीं लाता? केंटारो मे को अपना आर्ट दिखाता है, जिसे देखकर मे हैरान रह जाती है। तभी केंटारो को एक मैसेज आता है और मे उसे समझाती है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। केंटारो उसे साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन मे मना कर देती है। वो उसके बाल ठीक करती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ चारों पहाड़ों में भटक रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि सब रास्ता भटक गए हैं। तभी उन्हें दूर एक रोशनी दिखती है। केट वहाँ जाना चाहती है, लेकिन केंटारो बोलता है मैंने जो देखा वो पास में है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। इस पर सबके बीच बहस होने लगती है। ली केंटारो से बोलता है तुम जाओ और उस जगह को ढूंढो, अगर तुम्हें तुम्हारा जगह मिल जाए तो हमारे लिए मदद बुलाना, और अगर हमें वो रोशनी वाली जगह मिल गई तो हम तुम्हारे लिए मदद बुलाएंगे। केंटारो अकेले अपने रास्ते पर निकल जाता है। उधर मोनार्क के हेडक्वार्टर में बार्न्स नैटली को रेडिएशन की रीडिंग्स दिखाती है जो बहुत ज्यादा होती है। इतना बड़ा स्पाइक सिर्फ बहुत बड़े ब्लैक होल्स में देखा जाता है, लेकिन ये कुछ अलग है और ये सिग्नल अलास्का से आ रहा है। नैटली बोलती है तुम अपनी सारी रिपोर्ट्स भेज दो और तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू। बार्न्स उसे रोकती और बोलती है आखिरी बार इतनी ज्यादा रीडिंग्स गॉडजिला अटैक से पहले देखने को मिली थी। अब फिर केंटारो पर आते हैं। वो बर्फीले तूफान में अकेला भटक रहा होता है। तभी उसे केट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है,
लेकिन आसपास कोई नहीं होता। उसे प्यास लगती है लेकिन उसका पानी भी बर्फ बन चुका था। दूसरी तरफ बाकी तीनों बहुत स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि मे का पैर पूरी तरह जम चुका होता है। इतनी देर भटकने के बाद वो फिर से अपने डैड के टेंट के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। ली बोलता है जहाँ टाइटन्स होते हैं वहाँ का असर अलग होता है, वहाँ चीजें नॉर्मल नहीं होती। मे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और उसकी हालत खराब होते जा रही थी। उधर केंटारो भी बर्फ पर गिर जाता है। तभी उसे अपने सामने मे दिखती है और दोनों नीली रोशनी देखते हैं। उसे फ्लैशबैक याद आता है जब दोनों करीब आए थे। केंटारो मे से पूछता है तुम आखिर करती क्या हो। मे पहले टालती है फिर केंटारो के कहने पर बताती है वो कंप्यूटर रिलेटेड काम करती है। फिर वो बताती है कि वो टकोमा से है। वो जगह उसे पसंद नहीं लेकिन जापान उसे अच्छी लगती है और वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। दोनों तैयार होकर जाने लगते हैं। केंटारो पूछता है क्या हम फिर मिलेंगे। मे उसे अपना फोन देती है, एक बटन वाला फोन। वो कहती है मुझे एंड्रॉयड फोन नहीं पसंद। केंटारो अपना नंबर लिख ही रहा होता है कि तभी एक कॉल आता है। मे बोलती है उसे इग्नोर करो। केंटारो के जाने के बाद मे कॉल उठाती और बोलती है प्लीज मुझे कॉल करना बंद करो, मैं आकर तुमसे बात करूंगी। प्रेजेंट में केट मे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। वो आग जलाती है ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। मे हिम्मत हारने लगती है और कहती है अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बहन को बता देना, उसका नाम लायरा है, वही है जिससे मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ। ली डूहो की पॉकेट से मिले बिस्किट्स और चॉकलेट्स लेकर आता है। वो फाइल्स के बारे में बात करने लगता है लेकिन केट बोलती है इसे जला दो। ली उन कागजों को आग में जला देता है। तभी वही मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगता है, इसलिए तीनों वहां से भागते हैं। फिर वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। मॉन्स्टर आता है, आग को बुझाकर ठंडा कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। उधर मोनार्क में नेटली सबको बार्न्स की रीडिंग्स दिखाती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि ऐसी रीडिंग्स आखिरी बार सैन फ्रांसिस्को की तबाही के समय देखी गई थी। टीम वीडियो पर सबको बताता है कि उन फाइल्स में कुछ तो था, इसलिए ली उन्हें लेकर भागा। हम सबका मकसद इन मॉन्स्टर्स को स्टडी करना है और हमें अपना दिमाग थोड़ा खुला रखना चाहिए। इधर ली दोनों लड़कियों को समझाता है कि अब उसे समझ आ गया है कि ये मॉन्स्टर कैसे काम करता है। वो कहता है ये हमारे पीछे नहीं आया, ये आग के पीछे आया था। पहले भी हमारे पीछे नहीं बल्कि जलते हुए एयरक्राफ्ट और फ्लेयर के पीछे आया था, मतलब ये गर्मी की तरफ आकर्षित होता है। ली दिखाता है कि उसके पास प्लेन का फ्यूल है। वो कहता है कि इसकी मदद से वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और मौका मिलते ही कोस्ट की तरफ निकल जाएंगे। उधर में डूहो के डेड बॉडी को देखती है और पूरी तरह टूटने लगती है। वो केट से कहती है मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी और अगर जरूरत पड़े तो तुम बाकी लोगों को छोड़ देना और अपने बारे में सोचना और यहाँ से निकल जाना। केंटारो होश में आता है तो उसे अपने पापा हिरोशी की आवाज सुनाई देती है। अचानक हिरोशी उसके सामने आते हैं लेकिन उसके पास से निकल जाते हैं, मतलब ये सब उसका कल्पना था। फिर उसे सामने एक पुरानी बिल्डिंग दिखती है जिसे वो हमेशा से ढूंढ रहा था। उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपनी गैलरी में पहुंच गया हो। वहाँ उसके डैड मिलते हैं जो पेंसिल छील रहे थे। केंटारो रोते हुए बोलता है आपने कहा था कि मैं यह कर सकता हूँ लेकिन आप मुझसे मिलने आए ही नहीं, मैं कैसे मान लूं कि मैं आपसे फिर कभी नहीं मिलूंगा, मुझे कुछ तो बताइए। हिरोशी कहता है मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इतने में केंटारो होश में आता है और उसे बिल्डिंग के अंदर एक रेडियो मिलता है। उसकी नजर एक छीली हुई पेंसिल के टुकड़े पर जाती है। उधर ली डूहो की बॉडी पर फ्यूल छिड़क रहा होता है। तभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। अचानक वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है। केट और मैं बचकर भाग रही होती हैं। केट हेलीकॉप्टर को रुकने का इशारा करती है। ली आग जला देता है जिससे मॉन्स्टर का ध्यान आग की तरफ चला जाता है। केट मे को उठाकर वहां से भागती है। इधर ब्लास्ट की वजह से ली थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो मॉन्स्टर को आग बुझाते हुए देखता है। हेलीकॉप्टर लैंड करता है और अंदर केंटारो होता है। वो चिल्लाता है जल्दी चढ़ो। तीनों जल्दी से हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और मॉन्स्टर के हमला करने से पहले ही टेक ऑफ कर लेते हैं। ऊपर से ली एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है जहां से तेज रोशनी निकल रही होती है। अब सुबह हो जाती है। केंटारो सबको बताता है मैंने रेडियो से मदद बुलाई थी और डैड वहां थे मुझसे पहले। जो रेडियो मुझे मिला उसे किसी ने ठीक किया था। वो केट को पेंसिल का छिलका दिखाता है और बोलता है वो जिंदा है और वो सेफ है। मैं केट से थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। ली देखता है कि लैपटॉप में फाइल्स की डिजिटल कॉपी थी लेकिन लैपटॉप ही बर्फ में जम चुका था। जैसे ही वो लोग लैंड करते हैं सामने मोनार्क के लोग खड़े होते हैं, यानी टिम और डूवाल। अब इसके बाद अलास्का में मोनार्क कमांड पोस्ट दिखाया जाता है जहां केट, केंटारो और बाकी लोगों को बंद करके रखा जाता है। केट कैमरा की तरफ देखकर बोलती है कि वो इन सब से डरने वाली नहीं है। केंटारो अपने कमरे में दरवाजा पीट रहा था और चिल्लाता है कि मैं हिरोशी का बेटा हूँ और वो कुर्सी उठाकर दरवाजे पर मारता है। उधर डूवॉल मे से मिलने आती है जिसकी हालत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वो उससे पूछती है तुम चोरी हुई फाइल्स की रीडिंग्स के पीछे जाकर क्या करने वाली थी? लैपटॉप तो खराब हो गया, फाइल्स भी नहीं बची, तुम्हारे पास जरूर
जरूर बैकअप होगा। मे जवाब देती है, यहाँ सामने ही एक मॉन्स्टर है, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। डुवाल बोलती है, जब भी कोई नई प्रजाति खोजता है तो वो उसका नाम रख सकता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। फिर उसे मे की बहन का पासपोर्ट मिल जाता है और वो पूछती है, ये लायरा कौन है? अब चुपचाप मेरी मदद करो और बैकअप के बारे में बताओ। उधर टीम सबको बताता है कि ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, ये बिल और कीको के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। डुवाल नैटली को मे के बारे में बताती है कि वो थोड़ी चालाक है और उसे गायब होना आता है। नैटली पूछती है, तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? टिम बोलता है, हम इनसे काम करवा सकते हैं, ये सब कुछ इनकी लेगेसी है, ये मोनार्क से जुड़े हुए हैं। लेकिन नैटली इस बात से सहमत नहीं होती। डुवाल टीम की बात मानते हुए बोलती है, ये लोग कुछ ढूंढने के लिए निकले थे, हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कहाँ जाते हैं। इसके बाद टिम केंटारो, केट और मे को नए पासपोर्ट्स, प्लेन टिकट्स और नए फोन्स देता है और उन्हें आजाद कर देता है। लेकिन तीनों बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और टीम को गालियां देने लगते हैं। ये सुनकर टीम को गुस्सा आता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब कुछ इतना आसान है? तुम लोग जिंदा बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। ये पासपोर्ट्स और फोन लो और अपने घर जाओ। डुवाल को टिम का ये बदला हुआ अंदाज पसंद आता है। तीनों एयरपोर्ट के अंदर आते हैं। मे टोक्यो जाना चाहती थी लेकिन अचानक रुकने का फैसला करती है। केट अभी भी जानना चाहती है कि उसके डैड के साथ हुआ क्या था। वो कहती है कि मोनार्क टाइटन्स को ढूंढना चाहते हैं लेकिन हमारे डैड को नहीं। वो मे से पूछती है, तुम्हारे पास फाइल्स का बैकअप होगा? हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें मिलकर ये काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ली अभी भी कैद होता है। उसके सामने कीको की रिकॉर्डिंग चलाई जाती है जिसे वो मुस्कुराते हुए देखता है। तभी वहां नैटली आती है और ली के हाथ खोल देती है। ली मोनार्क पर आरोप लगाता है कि वो कुछ नहीं करते, जबकि उन्हें टाइटन्स को ढूंढना चाहिए था। वो कहता है कि वो बच्चे इतनी मुश्किल से जिंदा बचकर निकल आए जबकि तुम्हारे सोल्जर्स मारे गए। लेकिन ली साफ कह देता है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। उधर केट, केंटारो और मे सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं, जहां गॉडजिला के हमले के वजह से गोल्डन गेट ब्रिज अभी भी टूटा हुआ होता है। एयरपोर्ट के अंदर ही लग्जरी बंकर का एड चल रहा था, जहां हर तरह की सुविधा है और लोग टाइटन हमलों से सुरक्षित रह सकते हैं। केट ये देखकर बोलती है कि ये सब अमीर लोगों के लिए है। तभी बाहर एक गाड़ी रुकती है और जेम्स नाम का आदमी उन्हें लेने आता है, जो केट की माँ कैरोलिन के साथ काम करता है। केट कहती है कि हम टैक्सी से चले जाएंगे, लेकिन जेम्स बोलता है, तुम्हारी मॉम ने कहा था कि मैं तुम्हें लेने जाऊं, अब चुपचाप चलो। इसके बाद अल्मेडा पॉइंट नाम की जगह दिखाई जाती है, जहां वो सब लोग पहुंचते हैं। जेम्स उन्हें बताता है कि सैन फ्रांसिस्को बर्बाद हो चुका है और उसे देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, जिन्हें ट्रॉमा टूरिस्ट कहा जाता है। जेम्स उन्हें घर के बाहर ड्रॉप कर देता है। मे केट को उसकी मॉम के साथ थोड़ा अकेला समय देना चाहती थी, लेकिन तभी केट की मॉम कैरोलिन वहां पर पहुंच जाती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। वो मे और केंटारो से भी मिलती है और ये जानकर वो चौंक जाती है कि केंटारो उसके पति का बेटा है। कैरोलाइन सबको अंदर आने को बोलती है। घर में सामान बहुत फैला हुआ था जिसे वो ठीक करने लगती है। केंटारो मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सामान नीचे गिर जाता है और वहाँ एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। केट दोनों को वहाँ से जाने को बोलती है। फिर वो अपनी मॉम से पूछती है, आपको आखिर हुआ क्या है? कैरोलाइन बोलती है, सच जाने के बाद तुम क्या चाहती हो? मैं उस लड़के को बाहर कर दूं या यहाँ बैठकर रोती रहूं? उसे पहले से पता था कि जापान में उसके पति का अफेयर था। केट गुस्से में बोलती है, तो इसलिए आप मेरे पीछे पड़ी थी? आप मुझे जापान भेजना चाहती थी क्योंकि आप में हिम्मत नहीं थी। कैरोलिन जवाब देती है, और तुमने क्या किया? तुम तो पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। केट बोलती है, चाहे मैं कितनी भी थेरेपी ले लूं, मेरे मरे हुए स्टूडेंट्स वापस नहीं आएंगे। केट अपने डैड के ऑफिस जाना चाहती है। कैरोलिन मना करती है क्योंकि वह मिलिट्री गश्त करती है और किसी को भी देखकर गोली मार देती है। लेकिन केट जिद करती है, इसलिए रात में कैरोलाइन और जेम्स तीनों को शहर ले जाते हैं। चेकिंग के बाद उन्हें जाने दिया जाता है। आखिर में वो सब बर्बाद शहर में पहुंचते हैं। कैरोलिन और जेम्स बोलते हैं कि हम तुम्हें सुबह 8 बजे लेने आएंगे। 8:15 पर गेट बंद हो जाता है। इसके बाद केट, मे और केंटारो अंदर चले जाते हैं। उधर ली से पूछताछ हो रही होती है। नैटली उसे पूछती है कि तुमने इतने सालों में भागने की कोशिश नहीं की, अब अचानक क्या हो गया? बिल की फाइल में आखिर क्या है? ली किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, बस घुमा फिराकर बातें करता है। नैटली गुस्सा हो जाती और उसे सच बताने के लिए धमकाती है। उधर सैन फ्रांसिस्को में बिल्डिंग्स की हालत इतनी खराब होती है कि वो अचानक गिरने लगती हैं। आखिर में वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां केट को अपनी फेवरेट कॉफी शॉप दिखती है, जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब कहानी जाती है गॉडजिला हमले से 2 दिन पहले। उसी कॉफी शॉप के बाहर केट अपनी गर्लफ्रेंड डैनी से मिलती है। दोनों साथ साथ पैदल स्कूल जाते हैं क्योंकि
क्योंकि दोनों वहीं स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। डैनी केट को अपने साथ शिफ्ट होने के लिए बोलती है और चाबी दिखाकर बोलती है कि दोनों साथ रह सकते हैं। केट ये देखकर काफी खुश होती है। अगले दिन केट क्लास में आती है तो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। कई स्टूडेंट्स आए भी नहीं होते क्योंकि उनके पेरेंट्स मॉन्स्टर से डर रहे होते हैं। कुछ बच्चे केट को मॉन्स्टर वाला वीडियो दिखाते हैं लेकिन वो उसे प्रैंक समझकर इग्नोर कर देती है। तभी एक डरी हुई टीचर अंदर आती और बोलती है, बच्चे के फोन्स चार्ज कर दो और उनके पेरेंट्स को कॉल करो। अगर स्कूल बंद करना पड़े तो उन्हें बता दो कि हम बच्चों को लेकर कहाँ आएंगे। ये सुनकर केट घबरा जाती है। बच्चे पूछने लगते हैं क्या मॉन्स्टर अटैक होने वाला है। अब प्रेजेंट में तीनों पैदल जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने सोल्जर दिखते हैं तो वो छिप जाते हैं। फ्लैशबैक में गॉडजिला हमले के समय स्कूल से सभी स्टूडेंट्स को बाहर निकाला जाता है। उन्हें गोल्डन गेट ब्रिज से सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा था। डैनी दूसरे बच्चों के साथ जिम में मदद करने जा रही थी और केट अपने स्टूडेंट्स को संभालने के लिए बस में बैठ जाती है। प्रेजेंट में सोल्जर को हलचल महसूस होती है और वो चिल्लाने लगते हैं, जो भी हो बाहर आ जाओ। केंटारो दिमाग लगाता है और पास में बिल्लियों के पास खाना फेंक देता है, जिससे सोल्जर को लगता है कि हलचल बिल्लियों की वजह से थी। ये देखकर सोल्जर वहां से चले जाते हैं। केट पुराने दिनों को याद करके थोड़ी इमोशनल हो जाती है, इसीलिए केंटारो उसका मन बहलाने के लिए गाना गाने लगता है। केट और मैं ये सुनकर मुस्कुराने लगती हैं, पर तभी सोल्जर्स की नजर उन पर पड़ जाती है। तीनों भागते हैं और छिपने के लिए एक अंडरग्राउंड जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। केट फ्लैशबैक याद करके फ्रीज होने लगती है। वहाँ कुछ और लोग भी छिपे हुए थे। सोल्जर्स उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। ये देखकर तीनों को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता। केट अपने डैड को याद करके अपने भाई को ही धक्का देने लगती है, इसलिए केट दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। मैं केट को संभालती है और उसे गहरी सांस लेने को बोलती है। कहानी फिर जाती है गॉडजिला हमले से एक दिन पहले। केट और डैनी साथ होते हैं और साथ में सोए हुए होते हैं। हमले वाले दिन केट अपने स्टूडेंट के साथ चली जाती है। डैनी नाराज होकर बोलती है, हम साथ अच्छे थे लेकिन तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आता। ये सब याद करके केट रोते हुए बोलती है, मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, इसीलिए मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। डैड भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं बोलती है, लेकिन तुमने मुझे तो अकेला नहीं छोड़ा। अलास्का में मैं ठंड से मर रही थी। अगर तुम बचना चाहती हो तो उसका सामना करो। आखिरकार तीनों को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है और उन्हें उनके डैड का ऑफिस मिल जाता है। वो लोग अंदर जाते हैं। केंटारो वहाँ पर छिली हुई पेंसिल देखता है और केट के परिवार की फोटो भी। वो लोग तिजोरी ढूंढते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। केट की नजर एक मैप पर जाती है। वो कहती है कि मैं स्कूल में साइंस पढ़ाती थी और ये रास्ते कुछ और ही बता रहे हैं। वो फाइल्स की फोटो देखती है। केंटारो इमेजेस के हिसाब से एक कागज पर पॉइंट्स बनाता है, उसमें छेद करता है और उसे खिड़की पर लगा देता है। उस छेद से निकलने वाली रोशनी मैप की बनी हुई लाइन से मैच करने लगती है। तभी उन्हें समझ आता है कि उनके डैड हिरोशी इसी रास्ते से गए होंगे। अब सुबह हो रही होती है और उन्हें वहां से निकलना होता है। आखिर में केट अपनी मॉम से मिलती है और सब लोग वहां से निकलते हैं। जेम्स कैरोलाइन के साथ काफी समय से काम कर रहा था, इसीलिए केट अंदाजा लगाती है कि उसकी मॉम जेम्स को पसंद करने लगी है। कैरोलाइन बोलता है, वो तो बस मेरी हाँ का इंतजार कर रहा है। केट अपनी मॉम से बोलती है, डैड ने आपके साथ जो भी किया उसके लिए सॉरी, आपकी 30 साल की जिंदगी बर्बाद हो गई। कैरोलाइन बोलती है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मुझे पार्ट टाइम हस्बैंड से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम पार्ट टाइम फादर डिजर्व नहीं करती थी। केट अपनी मॉम को बताती है कि डैड को अलास्का में कुछ नहीं हुआ, वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे जो कि गॉडजिला से जुड़ा हुआ है, और वो कहती है कि मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। उधर में एक कोने में जाकर मोनार्क में काम करने वाली डुवॉल को कॉल करती है और कहती है, मुझे घर जाना है, बताओ मुझे क्या करना होगा। डुवॉल जवाब देती है, तुम समझदार हो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। इसी के साथ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 1 का पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।